भाग 8। मनीषा ने कामिनी से कहा कि वो अनिका का पीछा करें। अगर अनिका ने अपना इरादा बदल दिया तो उसे तुरंत फोन करें। यहाँ अनिका आर्यन को लेकर टैक्सी में बैठने लगी। तभी आर्यन ने जिद की कि वो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर ही बैठेगा। अनिका के लिए रिया की ऐसी जिद बहुत आम बात थी। उसने आर्यन को टैक्सी की आगे वाली सीट पर बैठाकर खुद बैक सीट पर बैठ गई। टैक्सी के चलते ही कामिनी भी अपनी गाड़ी में अनिका की टैक्सी का पीछा करने लगी। आर्यन जानता था कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना अनिका उसे होटल छोड़ने के बाद कामिनी के साथ घर जाकर अग्रीमेंट पर साइन कर देगी। आर्यन ने अपनी जेब में सनी का दिया हुआ फोन रखा था। उसने चुपके से वो फोन निकाला और रिया को मैसेज किया, हमें जल्द ही किसी अननोन ईमेल एड्रेस से मम्मी को ईमेल भेजना होगा। क्या ये काम तुमसे हो सकता है? आर्यन ने मुड़कर पीछे देखा। अनिका खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी आर्यन के फोन पर रिया का मैसेज आया, मेरी गेमिंग की दुनिया में मैं काफी हैकर्स को जानती हूं जो मेरे फैंस हैं। तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर मेल में लिखना क्या है? आर्यन चुपके से रिया को एक मैसेज टाइप करने लगा। पीछे बैठी अनिका को लग रहा था कि रोज की तरह रिया अपने मोबाइल में गेम खेल रही है। उसके मन में इस वक्त सिर्फ 2 सवाल चल रहे थे, कहीं कंपनी कामिनी के नाम करने के बाद भी अगर उन लोगों ने उसे अपने बेटे के बारे में नहीं बताया तो। बचपन से लेकर आज तक मनीषा और कामिनी ने अनिका के साथ कुछ अच्छा भी नहीं किया था, उन्हें देखते हुए उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। और दूसरा सवाल ये था कि आखिर उस छोटी सी फार्मा कंपनी में ऐसा क्या था जो गुलेरिया और डोगरा खानदान किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहते थे। अनिका को एक बात का विश्वास हो गया था कि जरूर उस कंपनी में ऐसा कोई राज छुपा है जो जानना उसके लिए बहुत जरूरी है। अनिका ये सोच ही रही थी तभी उसकी नज़र अपनी मोबाइल की फ्लैश होती हुई स्क्रीन पर पड़ी। उसके नोटिफिकेशन में किसी अननोन ईमेल एड्रेस से एक मेल आया था। उसने जब मेल खोलकर देखा तो वो मैसेज पढ़कर हैरान हो गई। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे बेटे के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम अग्रीमेंट साइन मत करना। मैसेज पढ़ते ही तुरंत अनिका ने उसी ईमेल एड्रेस पर फिर से मैसेज भेजने की कोशिश की, मगर किसी वजह से उसका मेल उस एड्रेस पर डिलीवर नहीं हो पा रहा था। इस बात से अनिका बहुत हैरान हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये मेल किसका हो सकता था और वो इस इंसान को कैसे कांटेक्ट करें। टैक्सी होटल पैराडाइज के गेट में एंटर हुई। कामिनी भी अनिका का पीछा करते हुए अपनी कार में होटल पैराडाइज के अंदर चली गई। गेट पर पहुंचते ही आर्यन टैक्सी से उतर गया। आर्यन ने जल्दी से अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। उसे पता था कि होटल में काफी स्टाफ मेंबर्स उसे पहचानते थे। अनिका अब भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे इस बात का पता भी नहीं चला कि टैक्सी होटल पहुंच चुकी थी। एक गेटकीपर ने टैक्सी का दरवाजा खोला और अनिका से कहा, वेलकम टू होटल पैराडाइज मैम। बाहर खड़े आर्यन ने भी प्यार से कहा, मॉम, हम पहुंच गए, बाहर आ जाओ। अनिका को अचानक ही एहसास हुआ कि वो होटल पहुंच चुकी थी। अनिका इस वक्त बहुत बड़ी कंफ्यूजन में थी। उसे इस बात का पता नहीं चल रहा था कि उसे मनीषा की बात मानकर फार्मा कंपनी कामिनी के नाम कर देनी चाहिए या फिर उस अननोन ईमेल के अगले मेल का इंतजार करना चाहिए। आखिर वो भरोसा करती तो किस पर करती? आर्यन ने बड़ी इनोसेंटली अनिका से पूछा, मॉम, क्या तुम वापस जाकर अग्रीमेंट पर साइन करने वाली हो? अनिका ने कुछ देर सोचने के बाद आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, मम्मा कहीं नहीं जा रही। अनिका आर्यन का हाथ पकड़कर होटल के अंदर जाने लगी। ठीक होटल के दरवाजे पर कामिनी ने उसका रास्ता रोक लिया। कामिनी की आंखों में लालच साफ नजर आ रही थी। कामिनी ने अनिका से पूछा, क्या तुम पेपर साइन करने घर नहीं आ रही हो? अनिका रास्ता बदलकर लॉबी में आगे चलने लगी। कामिनी उसका पीछा करने लगी। इस बार कामिनी ने आवाज बढ़ाकर अनिका से पूछा, तुमने मम्मी को कहा था कि तुम घर आ रही हो अग्रीमेंट साइन करने। तुम अपनी जबान से बदल कैसे सकती हो? इस बात का अनिका ने करारा जवाब दिया, क्या भरोसा है कि तुम लोग भी अपनी जबान से नहीं बदलोगे? अगर मैं वो कंपनी तुम्हारे नाम कर दूं और उसके बाद तुम मुझे मेरे बेटे के बारे में न बताओ तो
ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत हो। ये कहकर अनिका ने लिफ्ट का बटन दबा दिया और लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगी। कामिनी लॉबी में खड़ी हुई मनीषा को फोन लगा रही थी। अनिका आर्यन के साथ लिफ्ट के अंदर गई। दरवाजा बंद होने से पहले उसने कामिनी से कहा, अगर तुम कंपनी चाहती हो तो पहले मेरे बेटे को मेरे सामने लाओ। अगर मुझे मेरा बेटा मिल गया, उसी वक्त मैं कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगी। बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि होटल की लॉबी में शोर मचना शुरू हो गया। सारे लोग एक और दौड़ने लगे। एक तकरीबन 50 साल का आदमी अचानक जमीन पर गिर गया था। सब चिल्ला रहे थे, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। अनिका ने आर्यन की ओर देखा और कहा, रिया तुम ऊपर कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ। अनिका ये कहकर लिफ्ट के बाहर निकल गई। उधर रूम में रिया अपनी फेवरेट बाबी डॉल के बाल बना रही थी। रोहित सोफा पर बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रिया बार बार अपनी बाबी डॉल के बाल बनाकर अलग अलग हेयर स्टाइल रोहित को दिखाती। रोहित लगभग हर बार बिना देखे कह देता, वेरी नाइस। बाबी डॉल के बॉक्स के साथ एक बड़ी सी किट भी दी गई थी। बाबी के कई सारे ड्रेसेस, उसके नेकलेस, उसकी ज्वेलरी, उसके जूते। रिया कभी उसका ड्रेस बदलती तो कभी उसकी ज्वेलरी, कभी उसके सैंडल बदलती तो कभी उसकी नेल पेंट। हर बार अपनी बाबी को सजाकर वो रोहित का अप्रूवल जरूर लेती। और रोहित बिना बाबी को देखें हर लुक की तारीफ कर देता। थोड़ी देर बाद जब रोहित लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहा था, रिया ने उससे पूछा, रिया हाउ इज शी लुकिंग डैड। फिर से बिना देखे रोहित ने कह दिया, ग्रेट। फिर 3 सेकंड बाद रिया ने फिर से वही सवाल पूछा, हाउ इज दिस लुकिंग डैड। रोहित ने फिर से वही जवाब दिया, ग्रेट। अचानक रिया ने रोहित का लैपटॉप बंद कर दिया और रोहित से कहा, डैड आप एटलीस्ट एक बार मेरी डॉल को देख तो लेते। आप कब से बिना देखे हर लुक को ग्रेट ग्रेट कहे जा रहे हो। हाउ मीन ऑफ यू डैड। जब रोहित ने रिया की तरफ देखा तो रिया के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसके गाल लाल हो चुके थे। उसे देखकर एक पल के लिए रोहित को लगा कि बाबी डॉल से ज्यादा खूबसूरत तो उसका अपना बेटा आर्यन लग रहा था। रोहित को हमेशा से चाहिए था कि आर्यन भी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बच्चा बने, जो कि इस वक्त रिया थी। रोहित को बस कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो था तो उसके बेटे का बर्ताव, उसकी बदली हुई पसंद। रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए रोहित ने कहा, सॉरी आर्यन बेटा, डैड को अभी एक जरूरी काम करना है। तुम्हारे साथ बाद में खेलूंगा, आई प्रॉमिस। और हाँ, तुम्हारी डॉल सच में बहुत खूबसूरत है, मगर तुमसे थोड़ी कम। ये बात सुनकर रिया बहुत खुश हो गई। रिया एक समझदार बच्ची थी, वो जानती थी कि जब बड़े काम कर रहे हो तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसने रोहित से कहा, ओके डैड, आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू फॉर सम टाइम। मैं अपनी डॉल के साथ अपने बेडरूम में खेलूंगी। ओप्स सॉरी, खेलूंगा। रिया अपनी बाबी डॉल और उसकी किट लेकर अपने कमरे में चली गई। रोहित शौक होकर रिया को जाते हुए देखने लगा। तभी डोर बेल बजी। रोहित ने दरवाजा खोला तो सनी हौंफता हुआ दरवाजे से अंदर आया और पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। सनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो 24 फ्लोर सीढ़ियां चढ़कर आया हो। वो हाफता हुआ डाइनिंग टेबल के पास गया और जग में से सीधे मुंह लगाकर पानी पीने लगा। रोहित ने उससे डाइनिंग टेबल की चेयर पर बिठाया और पूछा, क्या हुआ, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो। मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो किया। सनी हौंफते हुए ही रोहित के साथ बात करने लगा और बोला, उनकी सारी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। नाम अनिका गुलेरिया। बचपन में वो काफी मोटी थी। 6 साल पहले कुणाल डोगरा के साथ उनकी शादी भी हुई थी। शादी के दूसरे ही दिन पता चला अनिका किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। डोगरा खानदान को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया। अनिका ने एक बच्ची को जन्म दिया और फिर उसके पापा गौतम गुलेरिया ने उसे कहीं भेज दिया। ये सारी बातें लगभग 6 साल पहले की है। अब उन साल के दरमियान अनिका ने क्या किया, कहाँ रही, किसके साथ रही, उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है।
वो मोटी और बदसूरत अनिका गुलेरिया कैसे अब एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश औरत बन गई, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। ये सारी बातें सुनकर रोहित एक गहरी सोच में पड़ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि जितना ज्यादा वो अनिका के बारे में जानने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है अनिका को समझना। आखिर कौन थी वो, और उसका मकसद क्या था उसका? आर्यन पर होने वाला अनिका का प्रभाव अच्छा या बुरा ये भी कह पाना मुश्किल था। ये सोचते हुए अचानक रोहित का ध्यान उसके कमरे में लगे सिक्योरिटी मॉनिटर पर गया। उसने देखा कि होटल की लॉबी में काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं। एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ था, और उसके आसपास काफी लोग जमा हो चुके थे। होटल पैराडाइज में जितने भी गेस्ट आते थे सारे हाई प्रोफाइल लोग थे। किसी भी तरह का एक्सीडेंट या लापरवाही होटल मैनेजमेंट की रेपुटेशन को खतरे में डाल सकती थी। होटल पैराडाइज लॉबी। होटल लॉबी के ठीक बीचों बीच एक 50 साल के करीब का आदमी जमीन पर लेटा था। उसके हाथ पाँव में कोई मूवमेंट नहीं थी, सांसें रुक चुकी थी। उसके पास ही बैठी उसकी वाइफ जोर जोर से मदद के लिए लोगों को बुला रही थी। हस्बैंड वाइफ के पहनावे से साफ पता चल रहा था कि दोनों काफी हाई प्रोफाइल लोग थे। लोगों की भीड़ में से जगह बनाकर कामिनी बीच में आए और सबसे कहा, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, लेट मी हैंडल इट। कामिनी ने उस आदमी की नब्ज चेक की। उसकी पल्स बिल्कुल धीमी पड़ चुकी थी और अब किसी भी वक्त बंद हो सकती थी। कामिनी ने उस आदमी को सीपीआर देना शुरू कर दिया। अपने दोनों हाथ पेशेंट के सीने पर रखकर वो कंप्रेशन देने लगी। बार बार झटके देने के बावजूद पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कामिनी ने झटकों की इंटेंसिटी बढ़ा दी। कुछ देर और ट्राई करने पर भी पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कामिनी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी उस आदमी को बचाने के लिए। उस आदमी को बचाना उसका काम ही नहीं बल्कि एक मकसद था, कि अगर उसने ऐसे किसी हाई प्रोफाइल आदमी की जान बचा ली, तो कल सुबह वो एक इंटरनेट सेंसेशन होगी। तभी अचानक अनिका कामिनी के बगल में आकर बैठ गई। अनिका ने पेशेंट के चेस्ट को अपने हाथों से एक दो बार कंप्रेशन देने की कोशिश की। उसे पेशेंट की छाती में पानी का दबाव महसूस हुआ। तभी उसने कामिनी को सीपीआर देने से रोक दिया। इस बात पर कामिनी सबके सामने चिल्लाने लगी, ये क्या कर रही हो तुम? किसी की जान खतरे में है। एक डॉक्टर को उसका काम करने से मत रोको। अनिका ने कामिनी से कहा, सीपीआर इन पर काम नहीं करेगा। कामिनी के पास यह मौका था अनिका को सबके सामने नीचा दिखाने का। कामिनी ने लोगों से कहना शुरू कर दिया, ये लड़की एक स्कूल ड्रॉप आउट है, मेडिकल साइंस के बारे में इसे कुछ नहीं पता। आप लोग मिलकर इसे यहाँ से हटा दीजिए। ये मुझे अपना काम करने नहीं दे रही है। जैसे ही पेशेंट की वाइफ ने कामिनी की ये बात सुनी, उसने अनिका से कहा, अगर तुम डॉक्टर नहीं हो तो दूर रहो मेरे पति से। इस लड़की को उसका काम करने दो। उस वक्त अनिका किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो दौड़कर रिसेप्शन के पास गई। वहां से फर्स्ट एड किट लेकर आई। अनिका एक बात समझ चुकी थी कि उसे जो कुछ भी करना था बहुत जल्दी करना था। ना तो पेशेंट पे इस वक्त सीपीआर काम करेगा और जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। पेशेंट के पास आकर अनिका ने कामिनी को धकेल दिया। फर्स्ट एड किट में से उसने एक नाइफ निकाली, कुछ कॉटन निकालें, और अल्कोहल स्टेलाइजर से सारे इक्विपमेंट स्टेरिलाइज कर दिए। कामिनी लोगों से अपील करने लगी, प्लीज रोको इसे। पैसे वाले लोगों को देखकर उन्हें इम्प्रेस करके पैसे बनाना चाहती है। मैं एक अंडरस्टडी डॉक्टर हूँ, मुझे अपना काम करने दीजिए। कुछ लोगों ने अनिका को पेशेंट के पास से हटाने की कोशिश भी की। अनिका ने किसी की नहीं सुनी। वो जानती थी कि इस वक्त पेशेंट पर सर्जरी करना कितना जरूरी था। उसने पेशेंट के शर्ट के सारे बटन खोल दिए। अपने हाथों से छाती पर धीरे धीरे दबाव बनाने लगी। जहां उसे सबसे ज्यादा पानी का दबाव महसूस हुआ, वहां एक झटके में उसने सर्जिकल नाइफ से कट कर दिया और पेशेंट के फेफड़े में छुरी उतार दी। पेशेंट की छाती से खून बहने लगा। खून देखकर आसपास के लोग काफी डर गए। पेशेंट की वाइफ भी चिल्लाने लगी, ये क्या कर दिया तुमने? मार दिया तुमने मेरे हस्बैंड को। यू किल्ड माई हस्बैंड।
कामिनी ने मौका देखते ही लोगों से कहना शुरू किया, कॉल द पुलिस। इस औरत को अरेस्ट करो। सिक्योरिटी सारे गेट बंद कर दो, कहीं भागने ना पाए। होटल के कुछ गार्ड्स ने अनिका को घेर लिया। अनिका ने उनसे कहा, प्लीज आप लोग दूर हटिए। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कामिनी ने लोगों को अनिका के खिलाफ भड़काते हुए कहा, अब उन्हें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तुमने हमेशा के लिए उनकी सांसें बंद कर दी है। जैसे ही कामिनी ने ये कहा, नीचे लेटे आदमी की छाती एक झटके से उछली और वो आदमी तेज सांस लेने लगा। आउट ऑफ डेंजर। जमीन पर गिरा आदमी फिर से सांस लेने लगा। उसके सीने से खून जरूर ज्यादा बहने लगा था, लेकिन उसकी वाइफ को एक बात की राहत थी कि उसके हस्बैंड में फिर से जान आ गई थी। अनिका ने चिल्लाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, और कितनी देर लगेंगी एम्बुलेंस को? रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत जवाब दिया, बस 5 मिनट। अनिका ने कॉटन बॉल्स का एक बड़ा गुच्छा बनाया। फर्स्ट एड से एक एंटीसेप्टिक निकालकर उस पर छिड़कने लगी। कॉटन के गुच्छे को उसने पेशेंट के जख्म पर रख दिया और उनकी वाइफ से कहा, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, हम इस जख्म को खुला नहीं रख सकते। आप इस कॉटन को कस के पकड़िए। अनिका ने पेशेंट की टेम्पररी ड्रेसिंग तो कर दी, मगर इस बात की चिंता थी कि अगर एम्बुलेंस जल्दी नहीं आई तो पेशेंट का काफ़ी ब्लड लॉस हो सकता है। जमीन पर गिरे आदमी की सांसें अब दोबारा नॉर्मल होने लगी, मगर उन्हें अभी होश नहीं आया था। आसपास खड़े लोग ये समझ गए थे कि अब वो खतरे से बाहर थे। धीरे धीरे लॉबी में खड़े लोगों ने अनिका के लिए तालियां बजाना शुरू किया। पेशेंट की वाइफ ने पेशेंट का सर अपनी गोद में लेकर अनिका से कहा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अगर आज आपने वक्त पर इनका इलाज नहीं किया होता तो आई वुड हैव लॉस्ट माई हस्बैंड। अनिका का ध्यान होटल के मेन डोर पे था। वो जानती थी कि एक बार एम्बुलेंस आ जाए तो पेशेंट पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। तभी पास खड़ी एक टीनेजर लड़की ने अनिका से एक सेल्फी मांगी। उसने अनिका से कहा, मैम इफ यू डोंट माइंड कैन आई हैव सेल्फी विद यू? आई वॉन्ट टू पोस्ट माई सेल्फी विद द रियल वॉरियर। अनिका को इस तरह की पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने लड़की से कहा, आई एम सॉरी आई डोंट फॉलो सोशल मीडिया नीदर आई लाइक माई प्रेजेंस देयर। अनिका की इच्छा को रिस्पेक्ट देते हुए लड़की ने कहा, नो प्रॉब्लम मैम आई अंडरस्टैंड, बट थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस फॉर सेविंग दिस जेंटलमैनस लाइफ। लॉबी में खड़े तमाम लोगों ने फिर से अनिका के सम्मान में तालियां बजाईं। कामिनी गुस्से से चारों तरफ खड़े लोगों को देखने लगी। फिर अचानक चिल्लाकर बोली, स्टॉप इट, स्टॉप दिस। आप लोग इस औरत को थैंक यू कह रहे हो। आप लोगों को पता भी है, इसकी वजह से पेशेंट की जान खतरे में आ गई है। सीपीआर से उनकी जान बचाई जा सकती थी, मगर इस लड़की ने जबरदस्ती इनका ऑपरेशन कर दिया। डू यू नो हाउ डेंजरस इट इज? ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन टूल्स लगते हैं, कई सारी फैसिलिटीज की जरूरत होती है। ऐसे कहीं भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना उसकी जान को जोखिम में डालना है। कामिनी की ऊंची आवाज और उसकी बातें सुनकर लॉबी में खड़े सारे लोग अचानक शांत हो गए। पेशेंट की वाइफ ने कामिनी से कहा, क्या कह रही हो? इस लड़की ने तो मेरे हस्बैंड की जान बचाई है। तभी कामिनी ने उन्हें जवाब दिया, जान बचाई नहीं है, उनकी जान जोखिम में डाल दी है। इस घाव के अंदर इतने सारे जर्म्स, बैक्टीरिया जा सकते हैं, पता है तुम्हें? ऐसा होने पर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं। पेशेंट की वाइफ को ये सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो नहीं पता थी, मगर वो सिर्फ इस बात से खुश थी कि उनके पति में फिर से जान आ गई थी। उन्होंने कामिनी से कहा, देखो बेटा, मैं मेडिकल साइंस के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, मगर मैंने देखा कि तुम्हारी ट्रीटमेंट से उनकी सांसें वापस नहीं आ रही थी, और जैसे ही इस लड़की ने उन्हें ऑपरेट किया वो फिर से सांस लेने लगे। कामिनी ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और एटीट्यूड से कहा, जब आप मेडिकल साइंस के बारे में कुछ नहीं जानती तो आयु क्यों कर रही है? सीपीआर कभी कभी इतना जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाता, उसे रिजल्ट दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर इससे पहले कि मेरी ट्रीटमेंट पेशेंट पर कुछ असर करती, इसने मुझे धकेल दिया और मार दी छुरी अंकल के सीने में। और ऐसी लड़की को पुलिस के हवाले करने की बजाय आप सब लोग
तालियां बजाकर उसे थैंक्स कह रहे हो। कामिनी की बात सुनकर लॉबी में खड़े लोग सोच में पड़ गए। कामिनी ने अपनी जेब से अपना मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट आईडी निकाला। लॉबी में खड़े सभी लोगों को उसने अपना आईडी दिखाया और कहा, मेडिकल कॉलेज की सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ। दोनों साल में टॉपर रह चुकी हूँ कॉलेज की। और बहुत जल्द मेरे हाथ में डॉक्टर की डिग्री भी होगी। केस सिर्फ इतना सा था। इन्हें कोई सडन शॉक लगने की वजह से चक्कर आए थी और वह बेहोश हो गए। एक सिंपल सीपीआर से ये वापस होश में आ जाते हैं। इनकी सर्जरी या ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फिर भी इस लड़की ने ऐसे हालात में इस तरह इनके सीने में छुरी उतार दी। और बाई चांस उसी वक्त मेरी दी हुई सीपीआर ट्रीटमेंट ने अपना असर दिखाया और पेशेंट की सांसें फिर से चलने लगी। और ये लड़की जिसे आप सब लोग एक बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर समझ रहे हैं, वो डॉक्टर तो क्या, कभी कोई कॉलेज भी नहीं गई। पूछिए इसे अगर मैं झूठ कह रही हूं तो। कहो इसे अपना आईडी दिखाएं। फिर पता चल जाएगा सबको कि ये कितनी बड़ी डॉक्टर है। कामिनी की बात सुनकर सभी लोग परेशान हो गए कि अगर अनिका ने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की थी तो फिर वो ऑपरेशन करना कैसे जानती थी। नीचे बैठी पेशेंट की वाइफ ने एक बार अपने पति की ओर देखा, फिर उसके घाव की ओर देखा और अनिका से पूछा, बेटा क्या तुम सचमुच डॉक्टर नहीं हो। अनिका ने उनसे कहा, देखिए इस वक्त मेरा डॉक्टर होना या ना होना उतना जरूरी नहीं है जितनी इनकी जान बचाना। मेरा विश्वास कीजिए मैंने जो भी किया है बस इनकी जान बचाने के लिए किया है। कामिनी ने फिर बीच में कहा, तुम डॉक्टर हो या नहीं ये जानना भी उनके लिए उतना ही जरूरी है। बिना किसी नॉलेज के तुम ऐसे ही रास्ते चलते किसी का भी ऑपरेशन कर दोगी। देखिए मैडम मैं आपसे कह रही हूँ हो सकता है कि उसने जानबूझकर आपके पति की जान लेने की कोशिश की हो। इट कैन बी ए प्लान्ड असॉल्ट। पुलिस को बुला लेना चाहिए, वो ही पता लगा लेगी कि ये लड़की डॉक्टर है या नहीं। पेशेंट की वाइफ ने फिर से अनिका से पूछा, बेटा आखिर बता भी दो, क्या तुम सचमुच डॉक्टर हो या नहीं। लॉबी में खड़े सारे लोग अनिका के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अनिका के पास अब कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो लोगों को बता दे कि वो ही डॉक्टर अमृता है। अनिका के जवाब देने से ठीक पहले एम्बुलेंस होटल पहुंच गई। लोगों के बीच से जगह बनाते हुए दो लोग स्ट्रेचर लेकर आए। जैसे ही पेशेंट को स्ट्रेचर पर रखा गया, एक डॉक्टर जो एम्बुलेंस के साथ आया था उसने पेशेंट का इनिशियल चेकअप किया। फुल बॉडी एग्जामिनेशन के बाद उसने पेशेंट की वाइफ से पूछा, इन्हें फर्स्ट एड किसने दिया। बगल में खड़ी कामिनी का चेहरा खुशी से खिल गया। उसने तुरंत इशारा करके कहा, ये लड़की है। अनिका की ओर इशारा करते हुए कामिनी ने डॉक्टर से कहा। कामिनी आगे बोली, इसी बेवकूफ ने इन्हें फर्स्ट एड दिया। अब बताए इन्हें इसकी इस बेवकूफ़ी न कैसे इस पेशेंट की जान को खतरे में डाल दिया है। एक स्कूल ड्रॉप आउट लड़की भला ऑपरेशन कैसे कर सकती थी। जैसे ही डॉक्टर ने कामिनी की ये बात सुनी, डॉक्टर हैरान हो गया। उसने अनिका से पूछा, अगर आप कभी कॉलेज नहीं गई तो आपने मेडिकल सर्जरी करना कहाँ से सीखा। इससे पहले कि अनिका कोई जवाब देती, कामिनी ने डॉक्टर की बात का जवाब दे दिया, यही तो मैं कब से समझा रही थी इन सब लोगों को। बिना नॉलेज के किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट देना ये अपराध है। इट इज़ इल्लीगल। ये कोई खाना बनाने की रेसिपी नहीं जो टीवी पर देख के सीख सकते हैं। कामिनी की बात सुनकर डॉक्टर हैरान रह गया। उसने अनिका की ओर देखकर कहा, क्या सचमुच तुमने बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट के इतनी एक्यूरेसी से यह चेस्ट ड्रेनेज सर्जरी की है। मैंने अपने मेडिकल करियर में कभी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा। इट्स अ मिरेकल। तुम तो एक जीनियस हो। डॉक्टर के मुंह से अनिका की तारीफ सुनकर कामिनी के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी एक डॉक्टर ने अनिका को जीनियस कहा था। पेशेंट की वाइफ ने डॉक्टर से पूछा, क्या मेरे हस्बैंड ठीक है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर उन्हें कहा, ये अब खतरे से बिल्कुल बाहर। हमने भी उन्हें यही ट्रीटमेंट दी होती अगर आप इन्हें हॉस्पिटल ले आई होती। बस हम वहाँ काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स का सहारा लेते। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये ऑपरेशन।
टाइम पर हो गया। कहीं हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो गई होती तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ सकती थी। ये सांस नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से इनके इंटरनल ऑर्गन्स पर डैमेज हो सकता था। हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाकर आगे के ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। डोंट वरी, ही विल बी फाइन इन अ कपल ऑफ डेज। डॉक्टर जब तक पेशेंट की वाइफ से बात कर रहे थे, एम्बुलेंस वाले पेशेंट को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले जा चुके थे। पेशेंट की वाइफ एम्बुलेंस में जाकर बैठी तब उसे याद आया कि उन्होंने बेवजह उस लड़की पर शक किया था। आखिर उस लड़की ने उनके पति की जान बचाई थी। उन्होंने एम्बुलेंस से बाहर झांक कर देखा तो होटल में मौजूद भीड़ में वो लड़की कहीं गायब हो गई थी। जब तक रोहित और सनी नीचे आते तब तक एम्बुलेंस जा चुकी थी। होटल के स्टाफ ने रोहित को सब कुछ बताया। तभी रिसेप्शनिस्ट ने रोहित से कहा, सर वो पेशेंट हमारी होटल के गेस्ट थे, मिस्टर एंड मिसेस किशन मल्होत्रा। ये नाम सुनकर रोहित को तुरंत याद आया कि मिस्टर किशन मल्होत्रा की फैमिली से मारवा फैमिली की काफ़ी पुरानी जान पहचान थी। मारवा इंडस्ट्रीज के काफ़ी लॉयल क्लाइंट थे मिस्टर मल्होत्रा। रोहित के दादा दादी जब भी दिल्ली जाते तो मिस्टर किशन मल्होत्रा के यहाँ जरूर विजिट करते हैं। सनी ने रोहित से कहा, भैया मुझे लगता है हमें किशन अंकल को मिलने हॉस्पिटल जाना चाहिए। रोहित ने कहा, ठीक है, मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो गाड़ी निकालें। तुम इंटरकॉम से फ़ोन करके आर्यन से कह दो कि हम थोड़ी देर में आ रहे। लॉबी की भीड़ हटते ही कामिनी लॉबी के बीचों बीच अकेली बेबस खड़ी थी। कुछ लोग जिन्होंने पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा था, वो कामिनी को देखकर हंस रहे थे। कामिनी ने उन सब की ओर गुर्रा कर देखा और जोर से चिल्लाई, वॉट आर यू लाफिंग फॉर? लाइफ केयर हॉस्पिटल। रोहित और सनी लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचे। मिस्टर किशन मल्होत्रा को हॉस्पिटल के स्पेशल फर्स्ट क्लास रूम में रखा गया था। रोहित और सनी जब रूम में पहुंचे तो किशन जी को होश नहीं आया था और उनकी वाइफ उनके बगल में बेहद थकी और टेंस हालत में चेयर पर बैठी हुई थी। रोहित ने उनसे कहा, हेलो अंजलि आंटी, किशन अंकल कैसे हैं? मिसेस मल्होत्रा ने जब रोहित की ओर देखा तो उसे पहचान नहीं पाई। आंटी ने रोहित से पूछा, माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। रोहित ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, जी आंटी, मैं रोहित मारवा। नाम सुनते ही अंजलि ने तुरंत रोहित को पहचान लिया और माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी बेटा, काफी साल हो गए तुम्हें देखें, पहचान नहीं पाए। रोहित ने किशन जी की ओर देखकर फिर से उनका हाल पूछा। तब अंजलि जी ने बताया, डॉक्टर्स कहते हैं कि वो अब खतरे से बाहर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनकर रोहित ने राहत की सांस ली और अंजलि जी से कहा, आंटी आप और किशन अंकल मनाली आए थे, हमारी होटल में रुके थे और अपने बताया भी नहीं। अंजलि जी ने हल्का मुस्कुराकर कहा, बेटा हमें भी कहाँ मालूम था कि यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। सडन प्लान बना हमारा। अचानक ही आज सुबह उन्हें पता चला कि मनाली में किसी को इनकी बड़ी बहन के बारे में कोई न्यूज़ मिली है। बस फिर क्या था, इन्होंने ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालें और हम दोनों यहाँ पहुँच गए। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि इनकी बहन तो शायद 23-24 साल पहले ही गुजर चुकी थी और पीछे उनकी एक बेटी छोड़ गई थी। पर उस बेटी का भी अब कोई अता पता नहीं है। हम निराश होकर फिर से होटल पहुंचे और इनके साथ ये हादसा हो गया। किशन मल्होत्रा की एक बड़ी बहन थी जो 25 साल पहले किसी लड़के के प्यार में घर छोड़कर भाग चुकी थी। पिछले 25 सालों से मल्होत्रा परिवार उसे ढूंढ रहा था, मगर उसका कोई पता नहीं लगा पाए थे। अंजलि आंटी की बात सुनकर रोहित को एक बात की राहत हुई कि अब किशन अंकल खतरे से बाहर थे। उसने अंजलि आंटी से कहा, आंटी जब तक अंकल पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते मैं आप दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये हॉस्पिटल भी आपकी है और वो होटल भी आपकी है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। रोहित की ऐसी बात सुनकर अंजलि आंटी का अकेलापन दूर हो गया। फिर अचानक अंजलि आंटी को उस लड़की की याद आई। उन्होंने रोहित से कहा, रोहित बेटा आज अगर तुम्हारे अंकल जिंदा है तो बस उस लड़की की वजह से। उस लड़की के हाथों में जादू है। अगर उसने वक्त पर अंकल का इलाज वही होटल में नहीं किया होता
तो आज पता नहीं तुम्हारे अंकल के साथ क्या हो जाता है। मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी। क्या तुम पता कर सकते हो कि वो लड़की कौन थी? जब तुम्हारे अंकल ठीक हो जाएंगे तो हम दोनों उससे मिलना चाहते हैं। रोहित ने भरोसा दिलाते हुए कहा, डोंट वरी आंटी, मैं पता लगा लूंगा कि वो लड़की कौन है। आप थोड़ी देर आराम कीजिए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये मेरा कार्ड रखिए। इतना याद रखिएगा कि फ़ोन मिलाने से पहले घड़ी की ओर मत देखना। बेटा समझकर फ़ोन मिला लेना। रोहित की बातें सुनकर अंजलि को थोड़ी हिम्मत आई। रोहित और सनी कमरे से निकल गए। सनी ने रोहित से कहा, वहाँ होटल वाले भी उस लड़की की तारीफ कर रहे थे और यहाँ अंजलि आंटी भी। कौन हो सकती है वो लड़की जिसने इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ एक फर्स्ट एड किट से कर दिया? सनी की इस बात पर रोहित ने हंसते हुए कहा, इस दुनिया में दो लोगों की कमी नहीं, एक तो बेवकूफ़ों की और दूसरे जीनियस लोगों की। सनी ने रोहित से पूछा, मगर भैया हम इस जीनियस को ढूंढेंगे कैसे? रोहित ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और होटल की सिक्योरिटी चीफ को फ़ोन लगाया। रोहित ने उससे कहा, आज लॉबी में शाम को जो हादसा हुआ, मुझे उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन किसने किया था। ऑफिस। रोहित जानना चाहता है कि आखिर किशन अंकल की जान किसने बचाई थी। होटल पैराडाइज पहुंचते ही रोहित ने सिक्योरिटी इंचार्ज को फ्रंट ऑफिस में बुलाया। रोहित ने सनी से कहा, आर्यन काफी देर से स्वीट में अकेला है, तुम जाकर उसे देखो, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करके आता हूँ। सनी को भी उस लड़की की तस्वीर देखनी थी, मगर वह जानता था कि आर्यन काफी देर से अकेला है, उसके पास जाना इस वक्त जरूरी है। सनी के जाते ही सिक्योरिटी चीफ एक लैपटॉप में सीसीटीवी की सारी फुटेज लेकर आया। मगर जैसे ही उसने लैपटॉप सिक्योरिटी सर्वर से कनेक्ट किया, रिसेप्शन से एक स्टाफ मेंबर रोहित को ढूंढता हुआ फ्रंट ऑफिस में आया। उसने रोहित से कहा, सर, आपके परिवार से कोई मिलने आया है। हमने उनसे कहा कि आप इस वक्त कमरे में नहीं है, मगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। वो आपकी स्वीट में आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वीट में उस वक्त आर्यन अकेला था। परेशान रोहित ने स्टाफ को डांटते हुए कहा, तुमने उन्हें ऊपर जाने क्यों दिया? कौन थे वो? डरे हुए रिसेप्शनिस्ट ने रोहित से कहा, सर वो आपके कजिन ब्रदर धीरज मारवा थे। आखिर वो भी तो मारवा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक है। हम उन्हें कैसे रोक सकते थे? रोहित के चेहरे पे अचानक टेंशन साफ दिखाई देने लगा। वो बिना कुछ सोचे लिफ्ट की ओर भागने लगा। उसके पीछे उसके दो बॉडी गार्ड्स और कुछ स्टाफ के लोग भी दौड़ रहे थे। रोहित जोरों से लिफ्ट का बटन दबाने लगा। एक बॉडीगार्ड ने रोहित से कहा, सर फिक्र मत कीजिए, हमारे 6 गार्ड्स ऊपर आर्यन की प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं। तभी रोहित ने बड़ी भारी आवाज में उस गार्ड से कहा, मगर तुम धीरज को नहीं जानते, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। ऊपर रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में आर्यन अपने हाथों की मुट्ठी बंद करके उसके सामने खड़े लोगों की ओर देख रहा था। धीरज के बॉडीगार्ड और रोहित के बॉडीगार्ड एक दूसरे को गुस्से से देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कभी भी दोनों ग्रुप के बीच में फाइट शुरू हो सकती थी। धीरज धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगा। धीरज ने एक हाथ में सिगार पकड़ रखी थी। सिगार का धुआं उड़ाते हुए उसने आर्यन से कहा, चलो भाई, तुम्हें लेने आया हूं आर्यन। चलो दादाजी के पास जाएंगे और अपने किए की सजा पाएंगे। धीरज का चेहरा देखकर आर्यन को बहुत डर लग रहा था। धीरज ने झटके से आर्यन को उठाया और बालकनी की रेलिंग पर से फेंकने लगा। आर्यन के चिल्लाते ही धीरज रुक गया। आर्यन को जमीन पर रख के जोर जोर से हंसने लगा। धीरज के बॉडीगार्ड्स भी हंसने लगे। तभी धीरज फिर से आर्यन की ओर कदम बढ़ाने लगा। आर्यन हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था, मगर अपने आप उसके कदम पीछे जाने लगे। तभी सनी, आर्यन और धीरज के बीच में आकर खड़ा हो गया। सनी ने धीरज से कहा, धीरज भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह आर्यन को नहीं ले जा सकते। रोहित भैया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। धीरज ने सनी को एक हाथ से आर्यन के सामने से हटाया और कहा, सनी, तुम अभी बच्चे हो, कुछ नहीं जानते, मेरे बीच में मत आओ।
अरे, मुझे तो यहाँ खुद दादाजी ने भेजा है। इस नाजायज को, मेरा मतलब है इस बच्चे को, घर लाने का हुक्म दिया है। तुम ही बताओ, दादाजी के ऑर्डर को तो मानना ही पड़ेगा ना। चलो, बेटा, दादाजी ने बुलाया है। धीरज अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाकर आर्यन को उठाने की कोशिश करने लगा। तभी सनी ने फिर से धीरज को रोक लिया। धीरज भैया प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए। रोहित भैया अभी ऊपर आते ही होंगे। आप पहले उनसे बात कर लीजिए। धीरज को सनी की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने बड़े गुस्से से सनी की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है? तुम रोहित के कजिन हो इसलिए तुम्हें उसने साथ रखा है। नो, उसे आर्यन के लिए एक आया चाहिए थी। बस तुम्हें इसलिए अपने साथ रखा है। तुम ही सोचो, जिस आदमी ने किसी नाजायज के लिए पूरी फैमिली को छोड़ दिया, उसने तुम्हें क्यों अपने साथ रखा है? चलो अब हट जाओ मेरे रास्ते से। धीरज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सनी के सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगा था। सनी को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर वो बाकी काफ़ी चीज़ों में बहुत होशियार था। फैमिली में सबसे ज़्यादा हमेशा रोहित ने ही सनी को सपोर्ट किया था और इसीलिए वो रोहित के साथ रहना पसंद करता था। और अब तो यह न सिर्फ उसके भतीजे की सेफ्टी का सवाल था बल्कि उसके गेमिंग गुरु की भी सेफ्टी का सवाल था। सनी ने आर्यन को अपनी बाहों में उठा लिया और धीरज से कहा, भैया चाहे कुछ भी हो जाए, आप आर्यन को नहीं ले जा सकते बस। इस बात पर धीरज को गुस्सा आ गया। उसने अपने शर्ट की स्लीव ऊपर चढ़ाते हुए सनी से कहा, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। सनी ने बचपन में धीरज के हाथों बहुत मार खाई थी। धीरज कराटे में ब्लैक बेल्ट था। शनि को पता था कि वो चाहकर भी धीरज का मुकाबला नहीं कर सकता था। सनी के पास आकर धीरज ने उससे कहा, लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। शायद बचपन की बातें अब तुम्हें याद नहीं। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, काफी बातें तुम भी भूल चुके हो धीरज। तुम्हारा बेवजह बच्चों को परेशान करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। रोहित ने धीरज के बॉडीगार्ड को धक्का मारकर अपने लिए रास्ता बनाया। रोहित धीरज के बिल्कुल सामने आकर बोला, कोई मेरे ही घर में मेरे बनाए हुए रूल्स तोड़े, ये मुझे आज भी पसंद नहीं। रोहित को देखकर धीरज ने अचानक ही अपना मूड और बात बदलते हुए कहा, अरे रोहित तुम आ गए, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। धीरज को पता था कि कराटे में रोहित उसका भी सीनियर था, इसलिए रोहित से किसी भी तरह का मुकाबला करना फिजूल था। धीरज दोनों हाथ फैलाकर रोहित के गले मिल गया। रोहित बस यूं ही खड़ा रहा। धीरज ने ये नोटिस किया कि रोहित को अच्छा नहीं लगा है। वो हंसते हुए कहने लगा, अरे भाई तुम तो बुरा मान गए। तुम थे नहीं, तो मैंने सोचा सनी के साथ वही पुरानी मस्ती की जाए। रोहित ने धीरज की बात काटते हुए कहा, क्यों आए हो? धीरज धीरज लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर सिगार बुझाते हुए बोला, दादाजी ने बुलाया है तुम्हें। वो चाहते हैं कि तुम इस आर्यन के साथ वापस घर चलो और हम सब बैठकर फैसला ले लेते हैं कि आर्यन की सजा क्या होनी चाहिए। रोहित ने धीरज को आंखें दिखाते हुए पूछा, वॉट डू यू मीन बाई सजा? उसे किस बात की सजा मिलनी चाहिए? धीरज अचानक खड़ा हो गया और दोनों हाथ हवा में फैलाकर रोहित से कहने लगा, किस बात की सजा? ये तुम पूछ रहे हो? तुम जानते नहीं, इस नाजायज बच्चे को किस बात की सजा मिलनी चाहिए? ये एक पागल और बदतमीज लड़का है। इस बात की सजा मिलनी चाहिए इसे। क्या बिगाड़ा था हमारी दादी ने इसका? कितना अच्छे से रखती थी इसे। किसी बात के लिए इसकी जीत को उन्होंने नहीं माना, तो इसने उन्हें सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया। दादी के सिर पे इतनी गहरी चोट आई कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच आज भी लड़ रही है। और तुम पूछ रहे हो किस बात की सजा मिलनी चाहिए इस नाजायज को? रोहित ने धीरज को वार्न करते हुए कहा, आवाज नीचे रखो। मैंने तुम लोगों से 1000 बार कहा है कि दादी माँ का एक्सीडेंट आर्यन की वजह से नहीं हुआ है, उसका कोई कसूर नहीं। अब धीरज भी अपनी आवाज चढ़कर बोला, अगर कसूर इस पागल का नहीं है तो और किसका है? लोगों ने अपनी आंखों से देखा है इसे और दादी माँ को ऊपर बहस करते हुए।
और फिर किसी बात पर इस पागल को गुस्सा आ गया और उसने दादी माँ को धक्का दे दिया। हम भी कैसे मान ले कि सब जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं और तुम ही एक सच्चे हो जो इस साइको को इनोसेंट कह रहे हो। देखो रोहित, मारवा इंडस्ट्रीज को खड़ा करने में सिर्फ तुम्हारी फैमिली का हाथ नहीं है, मेरी फैमिली का भी उतना ही हाथ है और ये तुम जानते हो। और तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्री इस पागल के नाम करना चाहते हो। फैमिली में कोई नहीं चाहता कि मारवा इंडस्ट्रीज का होने वाला वारिस एक सनकी पागल हो, खास करके वो पागल जिसकी वजह से हमारी दादी आज हॉस्पिटल में इस हालत में पड़ी है। रोहित ने अपनी उंगलियों से अपना माथा दबाया और धीरज से कहा, मैं ढूंढ रहा हूं डॉक्टर अमृता को, बस किसी तरह उनकी अपॉइंटमेंट मिल जाए। रोहित की इस बात पर फिर से धीरज जी ने अपनी आवाज चढ़ा ली, ढूंढो उसे, इतने महीनों से हम भी ढूंढ रहे हैं डॉक्टर अमृता को, मगर इतना आसान नहीं है उनकी अपॉइंटमेंट मिलना, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। इरिटेट होकर रोहित ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर अमृता को खींच कर ले आऊंगा, अब तुम जाओ यहां से। अपने बॉडीगार्ड्स के सामने अपनी इंसल्ट होते देख धीरज को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। धीरज ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए और रोहित के बिल्कुल पास आकर बड़ी शांति से कहा, क्यों इस पागल के लिए अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने में तुले हो? आर्यन के लिए तुम्हारे पागलपन की वजह से पूरी की पूरी मारवा फैमिली दुखी है आज, और उसका जिम्मेदार सिर्फ ये आर्यन है कौन ये? हमें तो ये भी नहीं पता कि इसकी माँ कौन है। एक मेंटली सिक बच्चा जिसकी माँ का कोई पता नहीं, उसे तुम मारवा खानदान का वारिस बनना चाहते हो। देखो रोहित, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरी बात मानो। तुम अभी जवान हो, हैंडसम हो, लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए मारती है। किसी से भी शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, और फिर उनमें से किसी भी एक को बना देना खानदान का वारिस। धीरज ने इस बात से सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। रोहित ने धीरज का कॉलर पकड़ के जोर से कहा, शट अप। अगर आगे एक भी लफ्ज निकाला है तो मुझसे बुरा कोई नहीं। आर्यन मेरा इकलौता बेटा है। रोहित की आवाज सारे प्रेसिडेंशियल स्वीट में गूंजने लगी। दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देखते रहे। थोड़ी देर की शांति के बाद धीरज ने अपने कदम पीछे लिए। अपने शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए धीमी आवाज में रोहित से कहा, फैमिली मेंबर्स तुम्हारे इस डिसीजन से बहुत नाराज है। अगले हफ्ते में एक फैमिली मीटिंग रखने वाला हूं। तुम्हारे पास तब तक का टाइम है। प्रूव कर दो कि दादी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आर्यन का कोई हाथ नहीं। और अगर ये तुम नहीं कर पाए तो दादाजी आर्यन को मारवा खानदान से भी दखल कर देंगे। ये कहकर धीरज स्वीट से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड भी कमरे से बाहर निकल गए। धीरज के जाने के बाद रोहित की नज़र आर्यन पर पड़ी। आर्यन काफी डर गया था। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि धीरज की बातों से उसे अपने आप पर नफरत होने लगी थी। बिना कुछ बोले चुपचाप धीरे धीरे अपने बेडरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। रोहित की दादी आर्यन को बहुत प्यार करती थी। आर्यन भी उनसे काफी घुल मिल गया था। आर्यन की बचपन से कोई माँ नहीं थी। माँ की ममता क्या होती है उसे अपनी पर दादी से ही पता चला था। दादी को पता था कि आर्यन लोगों से बात करने में हिचकिचाता है, ना कभी किसी से कुछ मांगता, ना कोई जिद करता, मगर आर्यन के मन की इच्छा दादी उसकी आंखों में पढ़ लेती। आर्यन को बिना मांगे दादी ने बहुत कुछ दिया था। उस दिन जब दादी माँ का एक्सीडेंट हुआ था तब आर्यन उनके साथ ही था, मगर रोहित को इस बात का यकीन था कि दादी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे आर्यन का हाथ नहीं हो सकता। मारवा खानदान में कई लोग रोहित की पोजीशन से जलते थे। दादाजी ने जो पावर रोहित को दिए थे वो पावर धीरज और परिवार के दूसरे कई लोगों को चाहिए था। दादाजी ने रोहित को बिजनेस इसलिए नहीं सौंपा था कि रोहित उनका पोता था, बल्कि उन्हें पता था कि रोहित में वो सारी काबिलियत है जो किसी बिजनेस ग्रुप के हेड में होनी चाहिए। ये बात परिवार के कई लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि रोहित उम्र में उनसे काफी छोटा था। रोहित जानता था कि अगर वो बिजनेस हेड की पोजीशन छोड़ देगा तो वो लोग आर्यन को परेशान करना बंद कर देंगे।
मगर वो ये भी जानता था कि बिजनेस अगर उनके हाथ में चला गया तो वो कंपनी और कंपनी के वर्कर्स के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके पास एक हफ्ते का टाइम था ये प्रूव करने के लिए कि आर्यन बेकसूर हैं, और ये तभी हो सकता था जब डॉक्टर अमृता उसकी दादी का इलाज करें। वरना एक बात तो तय थी कि पैसे और पावर की लड़ाई में मासूम आर्यन की बलि चढ़ा दी जाएगी। आज की बात से रोहित काफी डिस्टर्ब हो गया था। वैसे तो रोहित शराब को हाथ नहीं लगाता था, मगर आज उसका मन इतना उदास था कि उसने ग्लास में थोड़ी सी वाइन डाल दी और पीना शुरू कर दिया। रोहित को ऐसी हालत में देखकर सनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए वो रोहित को हारते हुए नहीं देख सकता था। उसने रोहित को आज अकेला छोड़ देना ही बेहतर समझा और अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर सनी ने अपना मूड फ्रेश करने के लिए सोचा क्यों न थोड़ी देर गेम खेली जाए। उसे पता था कि आज उसका भतीजा और गेमिंग में उसका गुरु ऑनलाइन नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद आर्यन बहुत हट हो चुका था। मगर जैसे ही सनी ने गेम में लॉग इन किया, उसने देखा कि स्वीट एंजल ऑनलाइन है। उससे ये देखकर खुशी हुई और उसने स्वीट एंजल के इनबॉक्स में मैसेज कर दिया, मैंने सोचा नहीं था कि आज तुम गेम में लॉग इन करोगे। रिया ये एमएसजी देखकर समझ गई कि आर्यन के साथ कुछ गलत हुआ था। तभी सनी ने आगे टाइप किया, आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे भैया बहुत दुखी हैं। मगर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। भैया बहुत जल्द ही डॉक्टर अमृता को ढूंढ लेंगे और ये साबित कर लेंगे कि तुम इनोसेंट हो। रिया ये सब सुनकर शौक हो। भाग 9 सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।